केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का फैसला लिया गया है, जिससे 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। अनुराग ठाकुर ने बताया 3 पेट्रोलियम विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक मुश्त अनुदान देने की मंजूरी दी गई है और पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस LPG की लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू त्रिपुरा और असम के 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह अगरतला पहुंची, जहां उन्होंने अगरतला में नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब त्रिपुरा जुडिशियल एकेडमी से कार्य करेगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मेहसाणा जिले में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बबूल के बीज बोए थे, तो इसलिए बबूल के पेड़ उगेंगे, विकास कभी नहीं होगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया है, इलाके को इलाके से लड़ाया है, विकास की यात्रा को अटकाया और भटकाया है। साथ ही नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज खुद लटकी और भटकी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राज्य में और अब देश में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात का विकास मॉडल कई अन्य राज्य के लिए एक मॉडल बन गया है। बता दें कि यह गौरव यात्रा 144 विधानसभाओं में 9 दिनों तक चलेगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बुरी तरह से घिरी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल ईमानदार नहीं बेईमान है। दिल्ली सरकार के हर मंत्रालय में घोटाला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि RTI एक्ट का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है और इसने जनता को लूटा है। उपासना स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस देकर सुनवाई 14 नवंबर तक टाल दी है। सभी याचिकाओं में पक्षकारों को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को अदालत ने रद्द कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने पर दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज किया गया था। कोरोना काल में 2 वर्ष बाद इस बार पूर्ण रूप से 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई थी। वहीं इस बार 4 धाम यात्रियों ने पुराने सारे सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। इस वर्ष 4 धाम यात्रा पर आने वाले भक्तों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर चुका है। वहीं अभी भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर देवभूमि पहुंच रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों और अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि वीजा प्रतिबंध नीति वर्तमान और पूर्व तालिबान सदस्यों, गैर राज्य सुरक्षा समूहों के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करने को प्रतिबंधित करती है, जिन्हें महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसमें यूक्रेन के कई आम नागरिकों की जान और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं रूस ने सोमवार और मंगलवार को अपने मिसाइल हमलों में यूक्रेन के लगभग 30% ऊर्जा संयंत्रों को प्रभावित किया है। यह बात यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हनमन हलुशेंको ने एक साक्षात्कार में CNN को बताया है। वहीं रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने G7 के देशों से तत्काल एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से इस बार किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है, जिसे लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने की घोषणा की है।
बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री समूह अपने प्रभार वाले मंडलों, जनपदों में तत्काल दौरा कर राहत एवं बचाव के प्रयासों को और बेहतर बनाने में सहयोग करें। साथ ही सीएम ने बाढ़ से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने के लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। इसी बीच बीकानेर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुशासन भरे पिछले 4 साल सभी के लिए पीड़ा भरे रहे हैं। अशोक गहलोत को जनता ने राजस्थान की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट से सत्ता में आई सरकार प्रदेश का विकास करने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के रामा स्वामी उर्फ अम्मा जी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर संत समाज ने सीएम योगी का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे देश की परंपरा संतों के दिखाए गए मार्ग पर चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया है। वहीं अब एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों की संख्या 22 हो गई है। एटीएस अधिकारी ने कहा कि पीएफआई के जालना जिले के पूर्व प्रमुख शेख उमर शेख हबीब को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी को लेकर चेताया है। इसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 6.8% रहने वाली है। IMF मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचस ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि उसे अभी और मौद्रिक सख्ती बरतने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे रहेगा। वर्ष 2023 में चीन की वृद्धि दर का अनुमान 4.4% जाहिर किया गया है। भारत की आर्थिक और व्यावसायिक प्रगति के संकेत अब भारतीय रेलवे की आमदनी में भी दिखने लगे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यात्री किराए से रेलवे की आमदनी में 92% की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के बीच इस श्रेणी में रेलवे की कुल अनुमानित आय 33,476 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले वर्ष इस अवधि में 17,435 करोड़ रुपए थी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे रॉजर बिन्नी ने BCCI के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस समय अध्यक्ष पद के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने भी BCCI सचिव के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और अगर कोई और उम्मीदवार नहीं आता है तो वह लगातार दूसरी बार BCCI सचिव चुने जाएंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद का चयन 18 अक्टूबर को होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में खेले गए 1 दिवसीय मैच जीतने के साथ ही 3 मैचों वाली सीरीज 2-1 से जीत ली है। नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट मैदान में भारत ने 7 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 ओवर में भारत के सामने जीत के लिए 100 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 19 ओवर और 1 गेंद में प्राप्त कर लिया। फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 100 करोड़ के बजट में बनी अभिनेता चिरंजीवी और सलमान खान की फिल्म गॉड बॉक्स ऑफिस पर कमजोर दिख रही है। मोहन राजा के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को फिल्म की कमाई घटकर महज 2.35 करोड़ रह गई। अभी तक फिल्म का कुल कलेक्शन 65.56 करोड़ रुपए ही रहा है। ऐसे में सलमान खान का साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत निराशाजनक डेब्यू माना जा रहा है।